नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। खबरों के बाजार में कई बार आपको वही परोसा जाता है जो बड़ी ताकतें चाहती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करेंगे जो आपको अमेरिकी मीडिया पर शायद ही मिले। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 9011 हमलों के पीछे इजराइल का हाथ था। अब सोचिए, 9/11 वो तारीख जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, इराक पर हमला हुआ और मुस्लिम दुनिया को संदिग्ध बना दिया गया। लेकिन ईरानी मीडिया कह रहा है कि इस हमले के पीछे वही देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता है, इजराइल। ये आरोप नया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बहसों में कई बार सवाल उठा कि आखिर कौन सा देश इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा उठाकर बाहर आया। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर अमेरिकी मीडिया ने हमेशा चुप्पी साधी रही। आप में से कितने लोग जानते हैं डांसिंग इजरायलीज के बारे में? जी हाँ, न्यू जर्सी में 9011 हमले के कुछ घंटों बाद 5 इजरायली नागरिक कैमरे पर कैद हुए थे। वे नाचते हुए, जश्न मनाते हुए दिखे। सोचिए, जब अमेरिका सदमे में था, जब हजारों लोग मलबे में दबे थे, तब ये लोग खुशियां मना रहे थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई और फिर चुपचाप इजराइल भेज दिया गया। लेकिन अमेरिकी मुख्यधारा की मीडिया ने इस घटना को दबा दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये बात खुलकर सामने आती तो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर गहरा असर पड़ता। आज ईरानी मीडिया फिर वही सवाल उठा रहा है, क्या 9 और या सिर्फ अल कायदा का हमला था या इसके पीछे कोई और परछाई भी थी? क्या वाकई ये हमला अमेरिका को मध्य पूर्व में युद्ध के लिए तैयार करने की बड़ी साजिश थी? और क्या उन डांसिंग इजरायलियों की कहानी हमें सच्चाई की झलक देती है? आप माने या न माने, लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे क्योंकि इतिहास में कुछ पन्ने हमेशा अधूरे छोड़े जाते हैं और उन अधूरे पन्नों की कहानी अक्सर सत्ताधारी ताकतें नहीं चाहती कि आप जानें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मीडिया का काम सिर्फ वही बताना है जो सत्ता को अच्छा लगे, या फिर ऐसे सवाल पूछना भी जिनका जवाब शायद सत्ता के पास न हो? आपने शायद डांसिंग इजरायलीज का नाम सुना हो। कहा जाता है कि हमले के बाद न्यूयॉर्क में कुछ इजरायली नागरिकों को कैमरे में कैद किया गया जो खुशी मना रहे थे। अमेरिकी पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी? क्या यह महज एक संयोग था या फिर इसमें कुछ और छिपा था? ईरानी मीडिया बार बार यही सवाल उठाता है कि क्यों 9/11 के तुरंत बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व पर धावा बोला और किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ईरान का तर्क है कि फायदा इजराइल को हुआ, क्योंकि अमेरिका की नजर उस दिन से अरब और मुस्लिम देशों पर टिक गई और इस बहाने इजराइल की सुरक्षा का नैरेटिव और मजबूत हो गया। उधर दोस्तों, अगली खबर बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, स्क्रीन पर बैठा एक एंकर और उसके पीछे चल रहा है वही पुराना नक्शा मध्य पूर्व का। नक्शे में गायब होती सीमाएं और उभरते नए झंडे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हूतियों का बयान है जो आज सुर्खियों में है। हूतियों ने कहा है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है हमारे नेताओं को मारकर। अब हम दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा देंगे। अब इस बयान को सुनिए और कल्पना कीजिए। एक तरफ वो छोटा सा देश इजराइल और दूसरी तरफ यमन के हूती, जिनके पास हथियारों और मिसाइलों का जखीरा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर उस युद्ध की तरफ बढ़ते कदम हैं जिसकी आहट दुनिया महीनों से सुन रही है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ने जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसका खामियाजा उसे लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा? पश्चिम एशिया का इतिहास हमें यही बताता है, यहाँ की हर कार्रवाई, हर हत्या, हर युद्ध का असर केवल कुछ घंटों या कुछ दिनों का नहीं होता, बल्कि यह कई पीढ़ियों तक चलता है। हौथियों का इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना नया नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने इसे खुलेआम घोषणा कर दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अमेरिका को भी इसमें खींच लिया है। यानी यमन से लेकर गाजा, गाजा से लेबनान, लेबनान से सीरिया तक ये पूरी पट्टी धीरे धीरे एक आग के घेरे में बदलती जा रही है। अमेरिका और इजराइल पहले ही गाजा युद्ध में घिरे हैं। अब हौथियों ने छद्म युद्ध छेड़कर उनके लिए एक और मोर्चा खोल दिया है। छद्म युद्ध का मतलब है हौथी खुद भी हमला करेंगे और दूसरे समूहों को भी सक्रिय करेंगे। ये युद्ध सीधे सीधे मैदान में नहीं, बल्कि छाया में लड़ा जाएगा। मिसाइलें होंगी, ड्रोन होंगे और सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, क्या इजराइल ने यमनी नेताओं को मारकर खुद को एक और मोर्चे में फंसा लिया है? क्योंकि यमन ऐसा देश है जहां पहले ही सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और कई देशों के हित उलझे हुए हैं। अब इजराइल भी इस उलझन में फंस गया है। पश्चिम एशिया की राजनीति में यह एक खतरनाक मोड़ है। गाजा में खून बह रहा है, लेबनान में तनाव है, ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है
और अब यमन भी खुलकर मैदान में उतर आया है। इजराइल के लिए यह बयान महज एक खतरा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि ये वही हूती हैं जिन्होंने पिछले महीनों में सऊदी अरब, अमीरात और सीधे सीधे इजराइल तक मिसाइलें भेजी। कई बार रोकी गईं, लेकिन कई बार निशाना भी बनी। आपको याद होगा, गजा पर बमबारी के बाद हूतियों ने कहा था कि हम इस जंग का हिस्सा हैं, और अब जब उनके नेताओं को मारा गया तो उन्होंने सीधे सीधे इजराइल के नक्शे से मिटाने की बात कह दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश को नक्शे से मिटा देना इतना आसान है? युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, युद्ध अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है, कूटनीति से भी और मीडिया के कैमरे से भी। मगर ये बयान दुनिया की उस बेचैनी को और गहरा कर देता है जो गाजा युद्ध के साथ साथ बढ़ रही है। एक तरफ अरब देशों के भीतर गुस्सा है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप की चुप्पी है, और इन सबसे बीच हूतियों का ये ऐलान इस पूरे संघर्ष को और भड़काने वाला है। युद्ध जब भाषा में बदलता है तो बयान बनता है, और जब बयान मिसाइल में बदलता है तो मौत बनता है। आज का सवाल यही है कि हूतियों की ये चेतावनी किस ओर जाएगी? क्या ये सिर्फ कैमरे के लिए कही गई बात है, या फिर वाकई किसी आने वाले हमले का ऐलान? दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है, और इजराइल शायद पहले से कहीं ज्यादा बेचैन है। ये वही हूती हैं जिन्होंने ड्रोन और मिसाइलों से दुनिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तेल कंपनियों पर हमले किए थे, अमेरिका की नौसेना को चुनौती दी थी, और अब इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी चेतावनी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या इजराइल हर मोर्चे पर इतने दुश्मनों से एक साथ लड़ पाएगा? गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान का दबाव, और अब यमन के हूती। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेले पड़ चुके हैं। यूरोप की राजनीति उनसे नाराज है, अरब देशों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में हूती जिस भाषा में बात कर रहे हैं वह आने वाले समय का संकेत है कि ये आग सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल को शायद लगता है कि हथियारों से वह सब कुछ काबू कर लेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब गुस्से और आस्था से भरा हुआ जनसमूह उठ खड़ा होता है तो सिर्फ बंदूकें काफ़ी नहीं होती। तो दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक नई लड़ाई की प्रस्तावना है। और सवाल वही, क्या ये संघर्ष कभी रुकेगा, या ये पूरा इलाका धीरे धीरे राख में बदलने के लिए ही नियति बना बैठा है? उधर दोस्तों, अगली खबर बहुत बड़ी है। इधर उधर के शोर से हटकर जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए। ईरान ने आज एक ऐसा खुलासा किया है जो इजराइल की नींद हराम कर सकता है। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उन्हें उन ड्रोन ऑपरेटरों की पहचान मिल गई है जिन्होंने पिछले 12 दिनों में गाजा और अन्य इलाकों पर लगातार बमबारी की। जी हां, सिर्फ नाम और पहचान ही नहीं, ईरानी एजेंसियां कह रही हैं कि उनके पास उन ऑपरेटरों के परिवारों और ठिकानों तक की पूरी जानकारी है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध का मैदान अगर सीमा पर है तो इसकी आग घरों तक क्यों पहुंच रही है? आप सोचिए, एक तरफ गाजा की धरती पर बारूद बरसता है और दूसरी तरफ अब उन बम गिराने वालों के घरों पर निगाहें टिक गई हैं। यह किसी युद्ध का नया चेहरा है, जहां मिसाइल और ड्रोन्स के साथ साथ जासूसी और जानकारी का हथियार भी उतना ही खतरनाक हो गया है। ईरान ने साफ कहा है कि अब हम उन्हें देख रहे हैं। ये देखना शब्द ही कितना गहरा है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ मोर्चे पर लड़ाई नहीं होगी, बल्कि युद्ध उस कमरे तक पहुंच जाएगा जहां बैठकर एक ऑपरेटर स्क्रीन पर बटन दबाता है और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन यही असल डर है, जब युद्ध सैनिकों से निकलकर नागरिकों और उनके परिवारों तक पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि लड़ाई का रास्ता और लंबा और भी खतरनाक होने जा रहा है। आपके लिए यह खबर शायद बस एक लाइन होगी, ईरान ने इजरायली ड्रोन ऑपरेटरों की पहचान उजागर की। लेकिन जरा सोचिए, वो परिवार, वो बच्चे जो अब इस डर के साए में जिएंगे कि कहीं उन पर नजर तो नहीं रखी जा रही। युद्ध हमेशा सरहद पर नहीं होता, कई बार वो आपके घर की खिड़कियों से भी झांकने लगता है। सवाल ये नहीं कि ईरान ने क्या कहा, सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध किस दिशा में जाएगा। उधर दोस्तों, अगली खबर बहुत बड़ी है। दोस्तों, इजराइल के 4 सैनिक लापता हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं। परिवार इंतजार में है और सरकार, कल ही बड़ी बड़ी हेडलाइनों में चला गजा एयर स्ट्राइक में अबू उबैदा मारे गए, लेकिन आज वही खबर झूठी साबित हो गई। हमास सामने आया और कहा अबू उबैदा जिंदा हैं। अब आप सोचिए, जिंदा आदमी को मारने का दावा क्यों किया गया? हमास का कहना है कि यह इजराइल की चाल थी, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। कहा गया कि देखो, तुम्हारे प्रवक्ता को मार दिया गया ताकि अबू उबैदा अपने छिपे हुए ठिकाने से बाहर निकलें और फिर उस पर दोबारा हमला हो सके।
ये वही पुरानी राजनीति है, एक बार नहीं बार बार मारने की कोशिश और जनता को भरोसा दिलाना कि सब ठीक चल रहा है, पर असलियत में 4 सैनिक गायब हैं और इजराइल के पास कोई जवाब नहीं। सवाल ये है, क्या झूठी खबरें उड़ाकर अपने लोगों को भरोसा दिलाया जा सकता है? क्या खोए हुए सैनिकों के परिवार इस झूठ में सुकून पालेंगे? युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध झूठ, अफवाह और प्रोपेगेंडा से भी लड़ा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सैनिकों का, उनके परिवारों का और आम नागरिकों का। बाकी सब कैमरों के सामने बस बयान देते रहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ी हेडलाइन देखें, मार गिराया, खत्म कर दिया, थोड़ा ठहरिएगा। हो सकता है वो सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए हो, हकीकत से कहीं दूर। यानी असली युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि दावों और झूठे प्रचार की दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। इजराइल ने जो तस्वीर दिखाई वह धुंधली साबित हुई और हमास ने जो बयान दिया उसने उस धुंध को काट दिया। उधर इजराइल के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। 4 आईडीएफ सैनिकों के लापता होने की खबर अब भी वहीं अटकी है, बिना किसी नए सुराग के। सैनिकों के परिवार इंतजार में हैं और सरकार जवाबों की तलाश में। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम खबरों के ऊपर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।